Good morning, dear students. Today we are here with our English topic, that is Chapter 9, The Bond of Love, Part 1. As you can see in the picture, it's all about the bear, a sloth bear, right? And the bond of love is a story between a love of human being एंड अ बेयर. ठीक है. सो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल दिखाया है कि कैसे कोई भी ह्यूमन बींग या कोई भी बेयर और कोई भी एनिमल, वट एवर एनिमल ले लो, कैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं. इफ़ यू पीपल हैव पैट्स इन योर हाउस, राइट, यू बेटर नो कि आपका एक पैट्स अपने पैट्स के साथ किस टाइप का अटैचमेंट हो जाता है. मैनी ऑफ यू हैव डॉग्स एंड मैनी मैनी थिंग्स, राइट. ऐसे मैनी एनिमल्स आपके पास होंगे या जिसके भी पास है. दे बेटर नो के एक फ्रेंडशिप हो जाती है, या वी कैन से कि एनिमल्स से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पैट, हमारे हिसाब से हमारा जो पैट है वो बहुत ट्रस्टवर्दी होता है. स्पेशली डॉग्स के बारे में हमें पता है, राइट, कि डॉग्स का जो लव होता है वो अनकंडीशनल होता है. बट इट्स अगर हम कहें कि ये सारे एनिमल्स के केसेस में होता है, राइट. एनिमल्स जस्ट रिक्वायर्ड लव. अगर आप उसे लव करोगे, उससे थोड़ा सा भी प्यार या अटैचमेंट शो करोगे, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू. ठीक है. और यहाँ पे तो जो बॉन्ड ऑफ लव की स्टोरी है, ये ह्यूमन बींग और एक वाइल्ड एनिमल के बीच की बताई है, राइट. हम बहुत सारे वीडियोज ऐसा देखते हैं जिसमें जिसमें लायंस या ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को एज अ पैट रखा होता है और हमें स्ट्रेंज लगता है. बट नो, दे एक्चुअली रिक्वायर्ड लव एंड अफेक्शन. अगर आप उसे लव और अफेक्शंस देते हो तो ऑटोमेटिकली कोई भी एनिमल हो वो आपका पैट हो ही जाएगा, वो आपसे फ्रेंडशिप कर लेगा. ठीक है. सो यहाँ पे भी एक ऐसा ही एक बेस्ट स्टोरी दिखाई है ऑफ अ स्लॉथ बेयर, कि कैसे वो किसी ह्यूमन बींग को मिलता है, राइट, और कैसे उन लोगों के बीच में एक अटैचमेंट, एक अफेक्शन, एक लव बन जाता है. इट्स नॉट ओनली, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग को ही वो लव और अफेक्शन की फीलिंग्स है, बट वो एनिमल्स में भी उस हद तक होती है, उससे ज़्यादा होती है, राइट. यहाँ पे जो बेयर है वो भी उतना अफेक्टेड है, वो भी उतना लविंग है. सो लेट्स सी द स्टोरी नाउ. First of all, let's learn about this chapter sketch. The Bond of Love is a story of love and affection between a human being and an animal. Once the narrator finds an orphaned sloth bear and gives him to his wife. So ये bond of love पूरी story love and affection के base पर है, that is between human being and animal. नरेटर यानी इस स्टोरी को जो बता रहे हैं, द वन हु इज स्पीकिंग द स्टोरी, राइट, वो नरेटर है. उन्हें एक बार एक ऑर्फेंड स्लोथ बेयर मिल जाता है. ऑर्फेंड यानी जिसके पेरेंट्स ना हो, अनाथ. ठीक है. एक बेयर मिलता है और वो अपनी वाइफ को उस कब को, वो एक्चुअली छोटा सा बेयर होता है, वो एक बच्चा होता है, सो उसे वो अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देता है. As time passes, the narrator's wife and the baby bear share a great bond of love and affection. Slowly and steadily what happens, narrator's wife और baby bear के बीच में great affection और bond बनता जाता है. The bear grows big and needs an open and big space to live. But धीरे धीरे bear obvious है बड़ा होता जाएगा, and you know the size of a big bear, right? तो वो जैसे ही बड़ा होता है उसे खुली जगह और एक बड़ी सी जगह चाहिए टू लीव. तो इसीलिए नरेटर और उसकी वाइफ ये डिसाइड करते हैं कि वो उसे जू में भेजेंगे. बट बोथ ऑफ देम कैन नॉट बेयर द सेपरेशन, राइट. बट हुआ क्या कि नरेटर्स वाइफ एज वेल एज वो जो बच्चा था जो आज बड़ा हो गया है, वो दोनों ही वो सेपरेशन नहीं झेल पाते. दे वरी एंड डू नॉट ईट फूड प्रॉपरली. दोनों ही नरेटर्स वाइफ और ये जो बेयर है, वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं और अच्छे से खाना नहीं खाते. Hence, the bear is brought back to the narrator's house and both become happy. और lastly what happens कि फिर से उस bear को वापस लाया जाता है narrator के घर पे, और फिर उसकी wife और bear दोनों खुशी खुशी रहते हैं. So let's see further about the characters. यहाँ पे कितने characters है उसके बारे में दिया है. First is the narrator. Narrator, he is a writer of the story who found a sloth bear and gifted him to his wife. नरेटर कौन है? नरेटर जिसने ये स्टोरी लिखी है और जो इस स्टोरी के बारे में हमें बता रहा है, उसे एक बार ये बेयर मिलता है और वो अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देता है. Narrator's wife, she was a kind woman who loved the bear a lot and treated him like her child. Narrator's wife को
कौन है? तो नरेटर्स वाइफ एक बहुत ही अच्छी वुमेन है, बहुत काइंड है, और उस बेयर को वो बहुत प्यार से, बहुत इमोशंस के साथ अपने बच्चे की तरह वो बड़ा करती है, उसे उसी तरह अपने बच्चे के जैसे ट्रीट करती है। ब्रूनो, ब्रूनो उस बेयर का नाम है जो नरेटर को मिला था और उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया। द क्यूरेटर, क्यूरेटर कौन है? क्यूरेटर उस इंसान को कहते हैं जो यहाँ पे जू कीपर है। अ जू कीपर हु टेक केयर ऑफ ब्रूनो, जो ब्रूनो की देखभाल करता है जू में, और वो हर एक बात, ब्रूनो की कंडीशंस कैसी है, क्या है, वो सारी चीजें वो नरेटर्स की वाइफ को बताता रहता है। नेक्स्ट कम्स द सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट कौन है? एक काइंड हार्टेड पर्सन है जो अलाव करता है नरेटर्स की वाइफ को कि वो ब्रूनो को वापस जू से अपना घर ले जा सकता है, वरना एक्चुअली ये अलाव नहीं होता। Chapter highlights देख लेते हैं। The narrator finds an orphan bear cub while passing through sugarcane fields in Mysore. अब ये नरेटर को orphan bear cub मिला कहाँ पे? ये एक sugarcane field मैसूर में जो है वहाँ पे नरेटर थे, वहाँ पे उन्होंने ये एक अनाथ bear के बच्चे को देखा। He brings that bear cub to his home and gives to his wife. His wife treats the bear with love and affection. She names the cub Bruno. तो बहुत अच्छे से, प्यार से, लव और अफेक्शंस के साथ उसने उस बेर को ट्रीट किया और उसे एक नया नाम दिया। नाम तो शायद पता नहीं क्या था क्योंकि वो एक बच्चा सा था, तो उसे एक नाम दिया, दैट इज ब्रूनो। तो प्यार से वो लोग उसे ब्रूनो कह के बुलाते थे। Accidentally he eats poison one day and suffers a stroke of paralysis. He is taken to the vet and gets well after treatment. एक बार गलती से उसने एक चूहे मारने की दवा एक्चुअली खा ली थी, दैट वाज अ पॉइजन, जिसकी वजह से उसे पैरालिटिक अटैक आ गया था, एक स्ट्रोक आ गया था, और उसके बाद उसे वेट यानी एनिमल्स डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक चली, उसके बाद वो ठीक हो गया। दूसरी बार उसने ये किया था, ही ड्रैंक अ गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल बट देयर वाज नो इल इफेक्ट ऑन हिम। एक बार उसने गलती से एक ओल्ड ओल्ड इंजन ऑयल जो निकलता है वो इंजन ऑयल उसने पी लिया था, पर उसका कोई साइड इफेक्ट उसे हुआ नहीं था उस वक्त। Narrator's wife loves him a lot and helps him to learn some tricks that he performs on her command. Narrator की वाइफ उसे बहुत प्यार करती है और वो बहुत सारी ट्रिक्स उसे सिखाती है। और जब वो कमांड करती है ब्रूनो को, तो ब्रूनो वो सारी ट्रिक उसके सामने परफॉर्म करता है। When Bruno grows big, the narrator's wife changed his name to Baba. He was sent to the zoo as he was too big to be kept at home. जब ब्रूनो बड़ा हो जाता है तो नरेटर की वाइफ उसे एक नया नाम देती है और उसे बाबा कह के बुलाती है, बट वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो घर उसके लिए काफी छोटा पड़ रहा है, जिसकी वजह से ब्रूनो को एक जू में भेजा जाता है, राइट। Narrator's wife and Bruno became sad and did not eat food for many days. क्योंकि दोनों का affections इतना बढ़ गया है, ब्रूनो और नरेटर्स वाइफ बहुत दिनों तक सैड रहे, बहुत उदास रहे, अच्छे से खाना भी नहीं खाते थे। द नरेटर्स वाइफ विजिट द जू टू मीट ब्रूनो, और एक बार नरेटर्स की वाइफ से नहीं रहा गया तो वो ब्रूनो से मिलने जू पे जाती है। ब्रूनो रिकॉग्नाइज हर एट वंस एट द जू इवन आफ्टर 3 months. उसे जू में भेजने के बाद 3 महीने तक उसकी वाइफ वहां नहीं गई थी, नरेटर्स की वाइफ। तो पहली बार 3 महीने के बाद वो वहां जाती है, पर ब्रूनो उसे अच्छे से पहचान जाता है और 3 महीने के बावजूद भी वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और बहुत अच्छे से पहचान जाता है। बोथ ऑफ देम सिट टुगेदर फॉर आवर्स, घंटों तक वो दोनों साथ बैठे, एंड शी गिव्स हिम हिज फेवरेट फूड, और ब्रूनो को जो खाना पसंद है वो उसने उसे खिलाया। द नरेटर्स वाइफ क्राइज एंड रिक्वेस्ट द सुपरिटेंडेंट टू अलाउ हर टू टेक ब्रूनो विथ हर। फिर नरेटर्स वाइफ से रहा नहीं गया और वो रोते रोते सुपरिटेंडेंट से रिक्वेस्ट करती है कि वो ब्रूनो को वापस उसके साथ भेज दे। He allows her makes special arrangements for transporting Bruno to their home. सुपरिटेंडेंट ने अलाउ ही नहीं किया बल्कि उसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट कर दी ट्रांसपोर्टेशंस की, सो दैट ब्रूनो को वापस अच्छे से घर ले जाया जाए। Bruno comes home and they spend a lot of time together and are very happy. So finally क्या होता है कि ब्रूनो वापस अपने घर आ जाता है, दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं और उसके बाद वो हमेशा साथ में रहते हैं। Let's see the chapter now, the bond of love. Can there be love and friendship between human being and wild animals? Let's read a fascinating account of an orphan sloth bear that was rescued by the author.
यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या किसी भी ह्यूमन बीइंग और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में कोई फ्रेंडशिप हो सकती है। इस स्टोरी से हमें पता चलेगा कि कैसे वो फ्रेंडशिप रंग लाती है। स्लॉथ बेयर क्या है? अब स्लॉथ बेयर इनहैबिटेड फॉरेस्टेड एरियाज, यूजुअली ये वाइल्ड एनिमल होता है और ये फॉरेस्टेड एरियाज में पाया जाता है, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ तक कि हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जितने भी इंडिया के हैं वहाँ पे भी ये स्लॉथ बेयर अवेलेबल है और ग्रासलैंड्स लोअर एलिवेशंस में अवेलेबल है। स्लॉथ बेयर्स हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मिजल्स। उसके एज यू कैन सी इन द फोटो उसके हेयर काफी शैगी होते हैं और उसका फेस भी किस तरह का, दैट इज अ लॉन्ग मिजल्स, ठीक है। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, वो अपने क्लॉज या अपने पंजे से वो डिग करता है। दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, और उसके बाद अपने लिप्स को, जैसे आपने देखा कि उसका फेस काफी लॉन्ग है, मुजल्स है, राइट, तो वो उस फेस से वो उस खड्डे में काफी डीप तक एज अ ट्यूब की तरह उसे यूज करके ग्राउंड में काफी डीप तक अपना मुंह डाल सकता है। और इनटू हार्ड टू रिच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड, तो ऐसे ऐसी जगह पे भी वो अपना फेस डाल देता है, जैसे कोई भी हार्ड एरियाज हो, जैसे डेड ट्रीज हो जो बहुत हार्ड होते हैं, राइट, अपने फूड को फाइंड आउट करने के लिए वो ये सब कर सकता है। देयर मेन फूड इज टर्माइट्स। इसका जो मेन फूड होता है वो होता है टर्माइट्स। टर्माइट्स का मतलब होता है कि जो वुड खाने वाला जो टाइप ऑफ इंसेक्ट्स छोटी छोटी जो होती है, राइट, उसे टर्माइट्स कहते हैं, उधई कहते हैं एक्चुअली इसको। You can hear them suck up their food from several feet away, राइट, और वो जिस तरीके से खाता है उसका आवाज आपको दूर तक आता है, ठीक है। सो ये एक इंट्रोडक्शन था कि स्लॉथ बेयर क्या होता है, कहाँ अवेलेबल होता है। नाउ लेट्स सी द स्टोरी। I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. अब यहाँ पे हमारा जो नरेटर है, द राइटर ऑफ द स्टोरी, वो बता रहा है कि वो शुरुआत कहाँ से करेगा, वो ब्रूनो से शुरुआत कर रहा है जो उसकी वाइफ का एक पैट है, राइट, और वो पैट क्या है, स्लॉथ बेयर है, जिसको वो एक्सीडेंटली घर पे लाया था। ऐसा नहीं था कि वो कहीं पे पैट खरीदने गया था या वो एक्सीडेंटली उसे वो पैट मिल गया था। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. 2 साल पहले जो राइटर है वो शुगरकेन फील्ड से पास ऑन हो रहे थे मैसूर में। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम, और लोग क्या कर रहे थे, वाइल्ड पिग्स जो फील्ड्स पर थे उसे भगाने के लिए उसे शूट कर रहे थे, मार रहे थे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड, कुछ मर गए, कुछ का निशाना लग गया और कुछ भाग गए। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. उस वक्त राइटर और उसके साथ जो भी थे उन्हें लगा कि सब क्लियर हो चुका है, बट सडनली क्या हुआ कि एक ब्लैक स्लॉथ बेयर दौड़ते हुए आया, पेंटिंग यानी जोर से, उसका जो चलने का आवाज भी होता है वो भी काफी होता है, तो और वो चलता भी है तो ठप ठप करके, राइट, सो वो पेंटिंग आवाज आया एंड इन द हॉट सन, वहां से वो बाहर। Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. सो राइटर को ऐसा लगा कि मुझे इस बैर को नहीं मारना है, वेंटली यानी फॉर नो गुड रीजन, मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं इस बैर को मार डालूं, बट अनफॉर्चुनेटली उस बैर का नसीब खराब था, क्या कह सकते हैं, कि उसके साथ जो कंपेनियन था उसने तुरंत ही उस बैर को देखते ही शूट कर दिया। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. जैसे ही उन्होंने गोली मारी उस एनिमल को, वो तुरंत ही गिर गया, और सरप्राइज्ड ये थी कि क्या देखा उन्होंने कि पीछे एक पूरा ब्लैक फर, जैसे उसके बड़े बड़े ब्लैक बाल थे, बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट यानी लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स। वो किस तरीके से गिरा, जमीन पर वो गिरा, बट फेसिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ देखते हुए वो गिरा। देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बेयर, और तब उसे पता चला, उन लोगों को दूर से उसे बेर ही दिख रहा था, ये नहीं पता चल रहा था कि वो छोटा है बड़ा है, बट देन दे रियलाइज, जिस तरीके से वो गिरा उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि एक छोटा सा कब है, ये एक छोटा सा बच्चा है, बेबी बेयर है, that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her, और वो उसकी मदर की बैक पर था, राइट, उसकी मदर के ऊपर
उसके बैक पर जा रहा था और जब उसने शॉट किया तो वो बच्चा वहां से गिर पड़ा. द लिटिल क्रिएचर ran अराउंड इट्स prostrate parent मेकिंग अ pitiful noise. उसके वो जो क्रिएचर, वो छोटा सा जो बेयर था जिसे गोली लगी थी, वो नीचे की तरफ फेस करते हुए चलने की कोशिश कर रहा था, घिसते हुए. और उसके जो पेरेंट थे वो बहुत ही पिटीफुल, मतलब जैसे रो रहे हो वैसा आवाज कर रहे थे. I ran up to it to attempt a capture. It scooted into the sugarcane field और तुरंत ही राइटर गया उसे पकड़ने के लिए. बट वो इतना डरा हुआ था बेर कि वो तुरंत ही शुगर कैन की फील्ड में भागने लगा. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. फाइनली बहुत मेहनत के बाद वो बेर राइटर के हाथ में आ ही गया. बट कैसे पकड़ा, उसके नेक से उसे पकड़ा. बट वो बेर इतना डरा हुआ था कि खुद को बचा, उन्हें लगा कि और ये लोग मारने वाले हैं. खुद को बचाने के लिए उसने अपने जो उसके वाइल्ड ग्लव्स थे, राइट, क्लॉज से उसने हुक्ड किया, उसके फेस पर स्क्रैच करने की कोशिश की. वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट. And when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. तो उसे तुरंत ही गनी बैग, यानी कोई भी बड़ी सी बैग जो होती है, गनी बैग यूजुअली हम जो खादी में से जो बनाई हुई बैग्स होती है उसे कहते हैं, राइट. तो उसमें उसे डाल दिया और वो उसे बैंगलोर ले गए. बैंगलोर में ऑब्वियसली उसका जो भी इलाज करवाना था वो करवाया. देन बैंगलोर जाते ही उसने अपनी वाइफ को वो बेर प्रेजेंट किया. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was boy, she christened it Bruno. वो देखते ही बहुत खुश हो गई. उसे देखते ही वो इतनी खुश हो गई कि तुरंत ही एक रिबन निकाल के उसके गले में बांध दी, उसके नेक में बांध दी. और जब उसे पता चला कि ये कब एक बॉय है तो तुरंत ही उसने उसका नाम रख दिया, दैट इज ब्रूनो. Bruno soon took to drink. Sorry, Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a few days he started eating and drinking everything else. ब्रूनो धीरे धीरे दूध पीना भी बॉटल में उसने शुरू कर दिया. और ये एक ऐसा था कि एक एक स्टेप उसका बड़ा था आगे के ह्यूमन बींग्स की तरफ, राइट. कि अब उसका डर थोड़ा निकल गया और थोड़े दिन के बाद ये हुआ कि अब वो सब खा पी लेने लगा था, अब वो एडजस्ट हो चुका था. And everything is the right word, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry, and rice, regardless of condiments, and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, puddings, ice creams, etc., etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid. It all went down with relish. So अब वो इतना एडजस्ट हो चुका है कि अब उसे कुछ भी खाना दो. सी bears are always hungry. उसे जितना भी खाना दो कम ही पड़ता है, राइट. सो अब तो इतना एडजस्ट हो चुका था कि उसे कोई भी इंग्रेडिएंट्स दे दो, कोई भी इंग्रेडिएंट्स का पॉरिज दे दो, कोई भी ऐसा वेजिटेबल दे दो, राइट, फ्रूट्स दे दो, मीट्स दे दो. मीट में स्पेशली वो पोर्क खाता है. करी या कोई भी स्पाइसेस, कंडिमेंट्स, यानी किसी भी कोई भी मसाले डाले हो आपने, चाहे चिलीज, ब्रेड, जो भी डाला हो स्पाइसेस में, वो चिलीज भी खा लेता है. ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, उसे जो भी दो वो सब खा लेता है और सब पी लेता है. अब ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो खा पी नहीं सकता है. ही ईट्स एवरीथिंग, ही ड्रिंक्स एवरीथिंग. The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. अब बेर बहुत काफी एडजस्ट हो गया है. और नरेटर का दो डॉग्स भी है, एलेशियन डॉग्स हैं. एलेशियन एक डॉग्स की ब्रीड होती है. वो उसके साथ भी काफी एडजस्ट हो गया बेर. और यहाँ तक कि उसके बंगलो के जितने भी टेनेंट्स हैं, यानी किराएदार के जितने भी बच्चे हैं, उन सबके साथ भी वो एडजस्ट हो गया है. वो काफी खेलता है, कूदता है, डॉग्स के साथ भी मजे लेता है. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. तो उसे हमेशा
काफ़ी फ्री रखा गया, ऐसा नहीं कि उसे बांध के रखा गया कभी। उसके यंगर डेज में वो काफ़ी फ्री रहता था, वो खेलता था, कूदता था, दौड़ा दौड़ी करता था किचन से यहाँ, और उन लोगों के जो भी बेड्स थे वहाँ वो सो जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, अब एक दिन क्या हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया उसके साथ। आई पुट डाउन पॉइजन बैरेटियम कार्बोनेट टू किल द रेट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में यानी जहाँ बुक्स शेल्फ्स रखी गई है वहाँ बुक्स में अगर चूहे घुस जाए तो बुक्स खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसलिए नरेटर ने सोचा कि क्यों ना मैं बैरिनियम कार्बोनेट यानी एक पॉइजन रख दूं, जिससे वो रेट्स या माइस जो भी उसे खा के मर जाएंगे। बट हुआ क्या, ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। वो बहुत बार, मतलब वो घर पे किसी भी कोने में घुस जाता था, वो फ्री था उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं था कि वो यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं, राइट, इतनी छूटू से थी। तो वो कभी भी लाइब्रेरी में घुस जाता था एज यूजुअल। उस दिन भी उसने यही किया। अब उसे क्या था कि जो भी खाने पीने की चीज दिखे, ही यूज्ड टू एट इट, राइट। तो उसे लगा कि ये कुछ खाने की चीज होगी, उसने खा लिया, उसने वो पॉइजन खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। तुरंत ही खाते ही उसे उसे पैरालिटिक अटैक आ गया, यानी उसका एक साइड का जो पार्ट होता है, यूजुअली लेफ्ट पार्ट जो होता है, हाँ पैरालिटिक में, या लेफ्ट या राइट व्हाटएवर, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट एक साइड का कोई पार्ट है जो वर्क करना बंद कर देता है, दैट इज बिकॉज पैरालिसिस अटैक, ओके। तो उसमें वो खुद खड़ा भी नहीं हो सकता था, ऐसी हालत हो गई उसकी। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टर्म्स टू माई वाइफ। वो कैसे भी एक साइड का पार्ट उसका जो वर्क कर रहा था उससे खुद को घिसड़ते ड्रैग्ड यानी वो चल तो नहीं पा रहा, उठ तो नहीं पा रहा, वो जमीन के थ्रू घिसते घिसते अपने आप को उसकी वाइफ तक ले गया। एनी हाउ हु कॉल्ड मी, और तुरंत ही जब उसकी वाइफ ने देखा, तुरंत ही उसने नरेटर को बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, और उसे समझ में आ गया कि क्या हुआ, नरेटर को समझ में आ गया। अफ आई रश टू इनटू द इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंट, तुरंत ही उसने कार निकाली और वेट्स के वहां पहुंच गया। वेट्स रेसिडेंस यानी एनिमल का जो डॉक्टर होता है उसके पास पहुंच गया। A case of poisoning, Tambert, barium carbonate. What to do? Out came his medical books, and a feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Oh, yes, barium, salt. Okay, barium carbonate. Symptoms, paralysis, treatment, injections of. Just a minute, sir. I'll bring my syringe and the medicine. जैसे वो पहुंचा तो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है, ऑब्वियसली कि उसे कुछ हो ना जाए, राइट। तो वो कुछ भी बोले बोले जा रहा है कि सर एक केस है, पॉइजनिंग का केस है, बेर है, बेरिनियम कार्बोनेट खा लिया है। तो तुरंत ही डॉक्टर ने अपनी मेडिकल बुक निकाली और क्या क्या खाया है, कौन सा पॉइजन खाया वो पूछा, तो उसने कहा बैरेनियम कार्बोनेट। तो बोले ठीक है। फिर उसने सिम्टम्स बताया कि हुआ क्या है, तो उसने कहा कि पैरालिसिस हुआ है। तो ठीक है, उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि ओके, उन्होंने इंजेक्शन निकाला और कहा कि ठीक है मैं सिरिंज और अपनी मेडिसिन लेके आता हूँ। A dash back to the car, Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing with heaving flanks and gaping mouth. अब क्या हुआ, फटाफट से डैशबैक खोला कार का, राइट। और ब्रूनो अभी भी फ्लंडर कर रहा था, स्ट्रगलिंग टू मूव करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली डॉक्टर वहां पहुंच गया घर पे और अपने स्टम्प से मूव करने की कोशिश कर रहा था, बट क्लियरली दिख रहा था कि वो और भी ज्यादा वीक होता जा रहा था, राइट। उसकी बॉडी बहुत वीक हो रही थी, कुछ वॉमिट भी की उसने, और बहुत ही ब्रीदिंग उसका हैवी हो चुका था, हैवी ब्रीदिंग, बहुत ही जोर से सांस ले रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, राइट। एनी हाउ डॉक्टर जब पहुंचे तब उसकी सिचुएशन ये थी, विद हैविंग फ्लैंक्स। अब ये फ्लैंक्स क्या होता है, फ्लैंक्स वी कैन से समथिंग लाइक, वो क्या करते हैं कि वो नहीं, हाउ कैन आई से, वेट, रीब्स और हीप्स के बीच का जो बॉडी पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड अ फ्लैंक। सी द साइड ऑफ अ पर्सन और एनिमल्स बॉडी बिटवीन, यानी वो नहीं अपने सोते और पलटी मारते हैं, तो वैसे वो वी कैन से कि वो जमीन पर इस तरीके से पलटी मार रहा था, उससे वो रहा नहीं जा रहा था। एंड गैपिंग माउथ, राइट। सो उसकी सिचुएशंस बहुत वर्स्ट हो चुकी है, मतलब वो डॉक्टर को लेके आए तब तक उसकी सिचुएशन काफी बुरी हो चुकी है, वी कैन से थ्रू दिस, राइट। और उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था, उसका मुंह भी ऐसा लग रहा था कि काफी वाउंडेड हो गया है।
ठीक है, होल्ड हिम एवरीबडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक। तुरंत ही डॉक्टर ने कहा कि इसे जल्दी से पकड़ो, राइट, सब इसे पकड़ो। इन गोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्विल्स। हाइपोडर्मिक यानी अ लॉन्ग निडल यूज्ड टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन। तुरंत ही उसने एक बड़ी सी निडल ली और उसे इंजेक्शन दिया। ब्रूनो स्क्विल्स, अब ब्रूनो और भी ज्यादा स्क्विल कर रहा है। 10 cc of the antidote enters his system without a drop of being wasted। डॉक्टर ने कहा कि कैसे भी 10 cc एंटीटोड यानी उस जो पॉइजन है उसका जो इलाज है वो एंटीटोड है। बोले कि ये जो एंटीडोड है ये कैसे भी उसके सिस्टम में जाना चाहिए, एक भी ड्रॉप वेस्ट किए बिना, कम से कम 10 cc, ये उसका एंटीटोड है। ठीक है, 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज। 10 मिनट के बाद कंडीशन थोड़ी 10 मिनट के बाद भी कंडीशन कैसी रही, अनचेंज रही। ठीक है, ब्रूनो स्क्विल्स यानी एक हाई पिच ऑफ वी कैन से कि जोर से रोना या नाक से जो आवाज आती है जोर जोर से, ऐसी आवाज आ रही थी उसके ब्रूनो आवाज कर रहा था। 10 मिनट के बाद भी कोई कंडीशन में फर्क नहीं दिखा। अनदर 10 cc इंजेक्टेड 10 मिनट्स लेटर। 10 मिनट के बाद और 10 cc इंजेक्शंस दिया गया उसे, जो एंटीडोट था वो और वापस दिया गया। ब्रीदिंग लेस स्टेटोरस। अब क्या हुआ, उसके नोज वो जो जोर से स्नोरिंग की जो आवाज आ रही थी वो अब थोड़ी कम हुई। ठीक है, स्टेटोरस यानी जो स्नोरिंग की आवाज आना। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल। अब उसका जो पहले तो एकदम हेल्पलेस हो गया था, काफी वीक हो गया था, अब ब्रूनो की हालत ऐसी है कि वो अपने आर्म्स और लेग्स थोड़े बहुत हिला पा रहा है। ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, बट वो अभी भी खुद अकेला खड़ा तो नहीं हो पा रहा, बट अपने आर्म्स और लेग्स को मूव कर पा रहा है, यानी अब वो जो एंटीडोट है वो उस पर असर कर रहा है। 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feed। 30 आधे घंटे में ही ब्रूनो खुद अपने आप विदाउट एनी हेल्प खड़ा हो जाता है और अच्छे से खाना खाता है बाद में। He looks at us disdainfully, as much as to say, "What's barium carbonate to a big black bear like me?" Bruno is still eating। तो इस तरीके से वो अपने मास्टर्स को यानी नरेटर और नरेटर की वाइफ को देख रहा था। राइट, कैसे देख रहा था, डिसडेनफुली यानी एक एक्सप्रेशंस देना, राइट, अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे वो ऐसे बता रहा हो कि भाई इतना सा बैरियम कार्बोनेट मेरे जैसे इतने बड़े से बेर को, राइट, एक बिग बेर, क्योंकि ये यूजुअली चूहे मारने के लिए होता है तो उसका असर इतना स्ट्रांग नहीं होता एक बड़े से वाइल्ड एनिमल के लिए, राइट। तो वो ऐसा मतलब उसका एक्सप्रेशन ऐसे था कि भाई इतने से बैरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बड़े से बिग बेर को क्या असर करेगा, राइट। वो इस तरीके से खा रहा था और उन्हें भी सेटिस्फाइड हुआ कि चलो वो ऑल ओके है, राइट। उसके साथ मतलब जो एक टेंशन हो गया था कुछ सेकंड्स के लिए जो उसकी हालत देखकर, अब वो काफी अच्छा है। सो लेट्स एंड अप हियर कि अब तक तो हमने देखा कि चलो उसने पॉइजन खा लिया, वेट बुला लिया, डॉक्टर ने भी देख लिया, एवरीथिंग वाज डन, राइट। अब वो ठीक भी हो गया, अच्छा खासा फिर से खा रहा है, बट ऐसी गलती वो दोबारा, ये तो चलो कि इतने में खत्म हो गया, राइट, बट ऐसी कोई मिस्टेक, ऐसा कोई ब्लंडर दूसरी बार अगर वो करता है तो फिर इट माइट बी वेरी डेंजरस फॉर हिम, क्योंकि उसे वो पता नहीं चलता कि क्या चीजें खानी चाहिए और क्या नहीं। गेटिंग, जैसे हमने देखा आगे भी पढ़ा कि उसने इंजन ऑयल भी पी लिया था और ऐसे बहुत सारे कांड उसने किए हैं, राइट। ही हैज डन मेनी थिंग्स लाइक दिस, बट वो जानबूझ के नहीं करता, उससे लगता है कि कोई भी चीज खाने की होती है तो वो खा लेता है, राइट। ही इज जस्ट हंग्री ऑल द टाइम। सो नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि और ऐसी कौन सी चीजें वो करता है और ऐसी मुसीबतों में पड़ता रहता है। विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। Alright, up till bye bye. Take care, all of you.